पैसे से पैसा बनता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग कब, कहाँ और कैसे शुरू करनी चाहिए। दशकों से फाइनेंशियल प्लानिंग करते आए हैं। इंडिया का नॉमिनल जीडीपी 10-10.5% पे आज भी ग्रो करता है। इक्विटी मार्केट्स विल रिवॉर्ड द पेशेंट इन्वेस्टर। जो कॉर्पस हम सेव करते हैं वो हम इमरजेंसी का ही सेव कर पाते हैं, तो ऐसे में फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें। सो इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट बिहेवियर एंड साइकोलॉजी। फॉर्मूला बताया गया है कि savings is equal to income minus expense. The stock market is not for the आम आदमी। एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। Asset allocation is the discipline. हेलो एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सीरीज़। आज हम बड़े ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। हम हमेशा ये सुनते हैं कि पैसे से ही पैसा बनता है, और पैसे से पैसा कैसा बनता है कि आप उसकी प्रॉपर प्लानिंग करें। प्लानिंग कैसे होती है? प्लानिंग तो आपको बहुत लोगों ने समझाया होगा, लेकिन फॉर्मल प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, पैसे को ग्रो कैसे करते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, कहाँ पे आपको एलोकेशन करनी चाहिए, कहाँ दूर रहना चाहिए, कैसे इस अनसर्टन एनवायरनमेंट में आप एसेट एलोकेशन कर सकते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं, मिस्टर सचिन जैन। ही इज़ मैनेजिंग पार्टनर एट स्क्रिप्ट बॉक्स। सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम। थैंक यू गीतू मैम, लुकिंग फॉरवर्ड टू अ गुड कन्वर्सेशन। सचिन जी, ये बताइए, पैसे से पैसा बनता है, हम ये सब जानते हैं। पैसा होगा, पैसे को आप काम पे लगाएंगे और पैसा तभी बनेगा। काम पे लगाने की बात जब आती है तो तब हम बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की, तब हम बात करते हैं वेल्थ मैनेजमेंट की। इतना आसान नहीं है। शब्द तो बहुत आसान है, पर इसको समझना आसान नहीं है। तो आप अपने शब्द में समझाइए हमें कि फाइनेंशियल प्लानिंग कब, कहाँ और कैसे शुरू करनी चाहिए। देखिए गीतू जी, इंडियंस इनहेरिटेंटली हम लोग दशकों से फाइनेंशियल प्लानिंग करते आए हैं। अपने स्वभाव में ही हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग रही है। दैट इज़ वाई एज एन इकॉनमी हम सेवर्स इकॉनमी कहे जाते हैं। हमारे ज़रिए या रास्ते अलग होंगे, बट किसी भी इंसान की ज़िंदगी में कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव होते हैं जिसके लिए उन्हें प्लान करना पड़ता है। जैसे कि बच्चों की शिक्षा, परिवार बड़े होते थे तो हम बड़े परिवारों में शादियां को बहुत हमने महत्व दिया है। और एज एन इकॉनमी फिर जब सब कुछ हो जाता था तो शायद हम अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचते थे। आज भी अगर आप देखेंगे तो इतने सारे सर्वे हमें यही बताते हैं कि रिटायरमेंट कहीं प्रायोरिटी में भी नहीं आता है, which is how we have been a givers economy all throughout. So बहुत दशकों पहले ये चीज़ें बहुत आसान थी बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, सरकारी स्कीमें बहुत स्ट्रॉन्ग थी, डीप डिस्काउंट बॉन्ड आया करते थे, LIC की स्कीमें हुआ करती थी जिसमें 5-10 साल के अंदर ही आपको पैसा डबल हो जाता था। प्लस उन्होंने उस तरीके से कस्टमाइजेशन करे हुए थे प्लान्स में कि जब बच्चा 18 साल का होगा या 25 साल का होगा तो आपको एक मुश्त पैसा मिल जाएगा। सरकार ने भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स दिए, मतलब एक सरकारी नौकरी को लग जाना अपने आप में फाइनेंशियल सिक्योरिटी मान लिया जाता था, क्योंकि फिर सरकार विल टेक केयर ऑफ़ यू। आपका EPF है और आपके और भी रिटायरल बेनिफिट्स हैं, पेंशन है, तो दे हैव डन अ ग्रेट जॉब। दरअसल 2000 के दशक से ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से चेंज होना शुरू हुआ, बिकॉज हमने आफ्टर द 1991 ऑफ लिबरलाइजेशन 10 साल लग गए हमें प्राइवेटाइजेशन को टेकअप करने में। और उसके 10 साल बाद ये जो न्यू एज इकॉनमी शुरू हुई है विद द टेक एक्सप्लोजन, private sector has tremendously overtaken the role of the biggest employer. So service sector contributes almost 50% to the economy. And यहाँ पर वो जो रिटायरल बेनिफिट्स हैं वो चले गए, कैश बेनिफिट्स हमारे इंक्रीज़ हो गए। तो अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर से शिफ्ट हो चुकी है एम्प्लॉई के ऊपर। और हम ये देख रहे हैं कि जो नया ट्रेंड है उसमें इंफॉर्मेशन
यू नो एक्सप्लोजन पूरी तरीके से है, और उसके साथ साथ एक्सेसिबिलिटी बहुत बढ़ गई है। मतलब अगर आपको शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करना होता तो 90s में जाकर के आप फॉर्म भरोगे, पहले ब्रोकर को ढूंढोगे। ढूंढोगे वो बहुत चीज़ें करनी पड़ती थी, फिर आप जी, न्यूज़पेपर का वेट करते थे, उसमें प्राइस देखते थे। अभी तो सेकंड्स के अंदर आपका अकाउंट सेटअप हो जाएगा और आप ट्रेड करना शुरू कर दोगे, और फिर कोई आपको यूट्यूब पे बता भी रहा होगा ये खरीदिए, ये बेचिए। कि ये आप ऑप्शन स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो और आप महीने के 4-5% कमा सकते हो। तो उसके चलते एक आम निवेशक इतनी बुरी तरीके से कंफ्यूज्ड है मेरे हिसाब से, एंड देयरफॉर एक्सेस टू राइट एडवाइजरी इज़ अ बिग गैप दैट एग्जिस्ट इवन टुडे. So financial planning, because of these explosions and accessibility, has become much more tougher. It seems simple, लोगों को पता है ये terms, but उसके सही मायने क्या हैं, उसको किस तरीके से हमें अप्रोच करना चाहिए, वो बहुत मुश्किल होता जा रहा है. सर मुश्किल तो है, लेकिन आपको हमें समझाना पड़ेगा कि हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग का. चलिए, इस अनसर्टन एनवायरनमेंट में कुछ पता नहीं है, सो इट्स सो डायनामिक कि आज क्या होगा वो कल नहीं रहता. टैरिफ्स, अब इंडिया की टैरिफ्स की बात करते हैं. पहले हम नील टैरिफ पे थे, फिर हम सीधा 50 पे गए, 50 से हम फिर 18 पे आए, 18 से अब 10, 10 से 15. आई मीन इट्स चेंजिंग लाइक यू नो. Yes. तो ऐसे एनवायरनमेंट में अगर कोई फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोचे तो सोचे कैसे? अगर हम इसको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझें तो सपोज़ करिए कि हम दिल्ली शहर में हैं. अब हमें कनॉट प्लेस से एयरपोर्ट जाना है, तो वो तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी है, और वो 20 किलोमीटर की दूरी हमें तय करनी है और हमारे पास 1 घंटे का समय है. तो हम 20 की स्पीड से भी चलेंगे तो आराम से पहुंच जाएंगे. तो जितना भी ट्रैफिक कंजेशन कुछ भी हो, 20 की एवरेज स्पीड अगर आपको मिलती है तो आप पर्याप्त 1 घंटे का समय लेके जाएंगे तो आप पहुंच सकते हैं. फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ नॉट टू डिफरेंट फ्रॉम दिस सिंपल एग्जांपल. मेरा बच्चा आज 5 साल की उम्र का है, उसको 18 साल की उम्र में ग्रेजुएशन के लिए जाना ही जाना, तो मेरे पास 13 साल का समय. हमें पता है कि आज की तारीख में अगर मेरे बच्चे को एक पर्टिकुलर एजुकेशन चाहिए, उसका क्या खर्चा आता है. फ़र्ज़ करिए एक इंजीनियरिंग डिग्री में 50 लाख रुपए आपके लग जाते हैं अगर आप प्राइवेट सीट पे इंजीनियरिंग कर रहे हो, 4 साल की टोटल कॉस्ट. तो इन्फ्लेशन जोड़ दीजिए, अगर आप 8% से तो भी या 10% वो से, तो कोई नहीं जोड़ता ना. दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि अगर आप एक एक परतें उसकी खोलेंगे तो आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं. बट इसमें सबसे बड़ा प्राइस जो एक इन्वेस्टर को पे करना होता है वो और कुछ नहीं बट पेशेंस. जैसे कि ट्रैफिक है पर आप अपनी निर्धारित स्पीड पर हैं तो कोई बात नहीं, आप गाड़ी में म्यूजिक एंजॉय करो ना. यू डोंट हैव टू हॉन्क एंड यू डोंट हैव टू रश, यू डोंट हैव टू जंप अ ट्रैफिक लाइट. तो निवेशक की ज़िंदगी में भी इस तरीके के बड़े सारे नॉइजेस आते हैं, जैसे टैरिफ है. अब हमें पता है कि इंडिया का नॉमिनल जीडीपी 10-10.5% पे आज भी ग्रो करता है. पिछले 40 सालों में हम 15% के नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ पे रहे हैं. तो बाज़ार ने भी हमें उसी तरीके से रिटर्न दिया है. अगर मैं अपनी स्पीड को 10 रख लूँ तो हमारे को क्या प्रॉब्लम है. हमारे पास 10 साल का 15 साल का समय है. इक्विटी मार्केट्स विल रिवॉर्ड द पेशेंट इन्वेस्टर. बट अगर हम सोचेंगे कि यार गोल मेरा 13 साल का है बट अगले 13 दिन में मेरा क्या होने वाला है, तो दैट विल नॉट हेल्प. सो आई थिंक द बिगेस्ट प्राइस इन्वेस्टर हैज़ टू पे फॉर गेटिंग अ रीजनेबल रिटर्न इज पेशेंस. So the goal has to be long term. Yeah, goal if the goal is short term, for example मैं चाहता हूँ कि मुझे गोवा में हॉलिडे करने जाना है, तो उसके लिए भी अगेन सेम मेथडोलॉजी अप्लाई होगी. यहाँ पे सिर्फ जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि क्या आज मेरे पास उतने पैसे हैं या नहीं. सो अगर आई डोंट हैव द फंड्स
तो मुझे अपने गोल्स को एडजस्ट करना पड़ेगा. इफ़ आई हैव द फंड्स, तो मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को उसी हिसाब से शॉर्टन करना पड़ेगा और अपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस उसी हिसाब से चूज़ करने पड़ेंगे. अगर मेरे पास पैसा है तो क्यों ना मैं बैंक फिक्स डिपॉजिट का ही रास्ता पकड़ूं, बिकॉज मुझे वो पैसा सेव करना ज़रूरी है. उस पर रिटर्न क्या आ रहा है वो मेरे लिए उतना महत्व नहीं लगता है. सो दीज आर द right kind of questions that an investor should really be focusing upon, rather than focusing about the noise that US trade war etc. I think एक आम आदमी के लिए ये, हम फिर भी ऑफिस जाएंगे, हम फिर भी अपना काम वैसे ही करेंगे, हमारी तनख्वाह उतने तरीक में ही आएगी, मतलब वो गिवन है हमारे लिए. सो दीज आर गुड टी टेबल गॉसिप्स, बट बियॉन्ड दैट let the money do what it has to do. Let you continue to do what you have to do. एक आम आदमी का सवाल ये होता है कि हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है लेकिन हम उतना सेव ही नहीं कर पा रहे. उतना सैलरी है, फैमिली है, बच्चा है, वाइफ है, सबको देखना पड़ता है. जो कॉर्पस हम सेव करते हैं वो हम इमरजेंसी का ही सेव कर पाते हैं. तो ऐसे में फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें? I think it's a great question. Thank you for asking because मेरे 24 साल के करियर में मैंने एक ड्राइवर, एक पियून से लेकर के एक बड़े प्रमोटर तक को हैंडल करा है. सो इन्वेस्टिंग इज़ ऑल अबाउट बिहेवियर एंड साइकोलॉजी मोर देन द टेक्निक इटसेल्फ. सो एक फॉर्मूला बताया गया है कि सेविंग्स इज़ इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंस. जो हमारी तनख्वाह और जो हमारा या हमारी जो इनकम है उसमें से जो खर्चे हटाने के बाद हम जो बचेगा वो सेव करेंगे. ये फॉर्मूला ही गलत है, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल वेरिएबल आपका सेविंग्स हो गया, बिकॉज सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंस. अगर आप ई को इधर ले आएँ और एस को उधर ट्रांसफ़र करते हैं कि खर्चा मैं उतना करूँगा जो मेरी इनकम के बाद मेरी जो सेविंग्स है, मेरी ज़रूरतें आगे आने वाले समय में जो मुझे पूरी करने के लिए चाहिए, उसके बाद जो बचेगा वो मैं खर्चा करूँगा, तो मैं अपने गोल्स के तरफ पहुँच सकता हूँ. और इसमें आई थिंक जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो इंडस्ट्री है, रेगुलेटर्स हैं, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है. मैम, टेक्नोलॉजी ने हमारे लिए इनेबलमेंट का काम किया है. पहले हमें 3 फॉर्म भरने पड़ते थे किसी एक एप्लीकेशन को लगाने के लिए. आज आप 100 रुपये की एप्लीकेशन लगा सकते हो, बिकॉज आपको माइक्रो SIP सेबी ने अलाउ कर दिया, और वो भी इलेक्ट्रॉनिकली आप कर सकते हैं. KYC इज़ ऑनलाइन. जनधन की वजह से आपके पास मोबाइल है, आपके पास बैंक है, आपके पास आधार है. दैट हैज़ मेड योर लाइफ सिंपलर. उसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हज़ारों लाखों रुपए हो तभी आप म्यूचुअल फंड जैसे हाईली रेगुलेटेड बहुत शानदार प्रोडक्ट को आप अफोर्ड कर सकते हो. आपका 100 रुपया भी अगर आप एक इंडेक्स फंड में लेके जा रहे हो तो 100 रुपये से आप 50 स्टॉक बाय कर रहे हैं. यू आर मिटिगेटिंग द रिस्क ब्यूटिफुली. सो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ज़्यादा पैसा है तभी आप निवेश की तरफ सोचें. इट्स मोर ऑफ अ बिहेवियरल आस्पेक्ट, जहाँ पर आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा कि यार मेरे को सेव करना है ताकि मेरा आने वाला जो समय है उसमें मैं थोड़ा सा अपने स्ट्रेस को, थोड़ा सा अपने फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ को कम कर सकूं. और यहाँ पे मेरे हिसाब से इंश्योरेंस बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि कई जगह पे आप देखिए एक आम आदमी की ज़िंदगी में जो एक्सीडेंट्स हैं वो हेल्थ को लेकर के आते हैं, या सम अनटूवर्ड इंसिडेंट्स हो जाए जहाँ पे जो ब्रेड अर्नर है वही आपके साथ नहीं रहा. तो इन तरीके के रिस्क को भी आप इतने अच्छे और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आप मिटिगेट कर सकते हैं. मतलब अगर आप देखेंगे 20 साल पहले तक जो मैक्सिमम हेल्थ इंश्योरेंस कवर था वो 5 लाख रुपए था. ट्रेडिशनल हेल्थ इंश्योरेंस कवर्स हैव नॉट बीन मोर देन 2, 3, 5 lakhs. आज आप 50 लाख 1 करोड़ का कवर आप अफोर्ड कर सकते हो एट अ फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट. जितने की आप एक हफ्ते में चाय पार्टी करोगे उतने में आप अपने घर के फ्यूचर को इंश्योर कर सकते हो बाय बाइंग अ सिंपल इंश्योरेंस. दैट्स हाउ
affordable and easy it has become. But provided, are we really looking at it from that perspective? Provided, do we have that kind of maturity? Do we have that kind of behavioral inclination towards providing towards my family? On the contrary, this accessibility is getting misutilized because we think that we are smart enough, we can make a quick buck, we know it all, and ट्रेंड्स हमें यही दिखा रहे हैं. चाहे आप म्यूचुअल फंड का परचेज डेटा देख लीजिए, चाहे आप सेबी का डेटा देख लीजिए कि मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडिंग आज एक्सचेंज में 99% ऑफ द वॉल्यूम इज कमिंग फ्रॉम एफएनओ, और रिटेल इन्वेस्टर्स आर लीडिंग दैट गेम. So young investors, I think they are very well informed, very smart, class of investors. The Gen Z is phenomenally, aware, yet they're chasing beta. High performing asset classes are getting the majority inflows. So कहीं ना कहीं हम अभी भी उभर नहीं पाए हैं, या हम समझ नहीं पाए हैं कि रिस्क को मैनेज कैसे करना है. रिटर्न तो हम चेज कर रहे हैं. एक्चुअली कोविड क्राइसिस ने हमको इम्पेशेंट बना दिया है, क्योंकि उस समय जब मार्केट में एक नीजर्क रिएक्शन आया और उसके बाद जो सर्ज आया, एंड देन देयर वाज वन वे मूवमेंट फॉर द मार्केट्स फॉर नियरली 2 to 3 years, उसने हमको बिगाड़ दिया है. एक्चुअली रिटर्न्स ऑफ 30, 40, 50, 60%. तो जो ये नई जनरेशन को जब लगा कि मार्केट में इतना पैसा है, तो वाई गो थ्रू प्रोफेशनल्स, वाई नॉट लर्न थ्रू यूट्यूब्स एंड गेट इनटू द मार्केट्स डायरेक्टली, एंड दैट्स वेयर दे आर लूजिंग मनी नाउ. क्योंकि तब हो सकता है पैसा बना भी लिया हो, लेकिन अब वो मार्केट नहीं रहा. मार्केट्स आर डायनामिक. वो तो आपको आप ट्रेंड भी दिखाएंगे और डाउन ट्रेंड भी दिखा देंगे और पता भी नहीं चलेगा क्योंकि मार्केट का हुआ क्या है. सो यस, कोविड के क्राइसिस के बाद एक तो हमें समझ भी आया कि देयर आर सम प्रोडक्ट्स लाइक मेडिकल इंश्योरेंस, लाइक योर टर्म इंश्योरेंस, बट देयर आर प्रोडक्ट्स लाइक स्टॉक मार्केट वेयर यू कैन मेक क्विक बक्स. सो बहुत कुछ सिखाया है हमको कोविड ने एक्चुअली. बिल्कुल सही कहा आपने, नॉइज़ बहुत है, लेकिन जब आप एक वाइट बोर्ड पे बैठते हैं, क्लीन बोर्ड पे बैठते हैं अपनी प्लानिंग करने के लिए, तो कुछ चीज़ें जो हमको माइंड में रखनी चाहिए. इट्स अ क्लीन स्लेट. सो मैं 30 से 35 साल का एक एम्प्लॉयड यूथ हूँ, और मुझे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है. और मैंने बहुत सारी रील्स देखी है जहाँ वो बोलते हैं कि अगर आप इतनी SIP करेंगे तो आप 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में करोड़पति बन जाएंगे. तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि कोविड ने हमें एक मूवी दिखाई है जिस पे अभी भी हम चल रहे हैं. प्लस कोविड ने एक्सेलरेट कर दिया फिनोमेना, बिकॉज एवरीबडी वाज एट होम एंड टेक वाज द ओनली ऑप्शन. डिजिटल. सो डिजिटल होने की वजह से वो फिनोमेना थोड़ा एक्सेलरेट हो गया. बट ये नया फिनोमेना नहीं है, सदियों से यही चलता आया है. उसका कैटलिस्ट कुछ और होगा, बट इवेंचुअली वी फैंसी अ ट्रेंड until unless proven wrong miserably. Okay. So चाहे वो हर्षद मेहता का समय हो, चाहे वो केतन पारेख का समय हो, चाहे वो ट्विन टावर वाला जो क्राइसिस था वो हो, चाहे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, हमेशा इन्वेस्टर्स हैव बीन स्वेड, टारगेटेड, बिकॉज दैट इज़ द मार्केट. तो उनका काम है ये. तो बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मुझे लगता है कि एक आम निवेशक को सबसे पहले ये सोचना ज़रूरी है कि दिस इज़ माई हार्ड अर्न्ड मनी, और इसको किसी कीमत पे भी मैं खो नहीं सकता. बिकॉज द अर्ली इनिशियल इन्वेस्टमेंट दैट वी गेट, जो मैं पहला 10,000, 25,000, 50,000 इन्वेस्ट करता हूँ, ये जो हमारे फाइनेंशियल गुरूज़ हैं वो हमें बोलते हैं कि रिस्क टेकिंग इज़ कि आपका पूरा नुकसान हो सकता है, आप ये पैसा लूज़ कर सकते हो. ठीक है जी. तो जब आप बाज़ार में आ रहे हो वो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप ये सोच के आते हो चलो कोई बात नहीं, 10,000 रुपये अगर
चले भी गए तो क्या हुआ, सीख जाएंगे। व्हाट वी डोंट रियलाइज इज कि एक वो एक्सपेरिमेंट इतना महंगा पड़ जाता है कि वो जो मार पड़ती है उसकी वजह से हम वो रास्ता ही भूल जाते हैं। तो हम 10,000 लेकर आते हैं, उससे 15 बनाते हैं, 15 के बाद हम 50 जाते हैं, फिर एक समय आता है कि जो भी हमारा है वो चला जाता है। अब वो आप 50,000 से जाओ 1 लाख पे लूज करो, 1 करोड़ पे लूज करो, दैट्स अप टू योर एबिलिटी टू ट्रांजैक्ट, बट एंड ऑफ द डे जाना तो वो है ही। और वो जब जाता है तो आप दरवाजे बंद कर देते हो। आप कहते हो कि स्टॉक मार्केट इज़ नॉट फॉर दी आम आदमी, ये सट्टा है, इसमें खेलना ही नहीं चाहिए। तो अगर आप शुरुआत सही करोगे, आप बोलोगे ये 10,000 जो पूंजी है मेरी, कुछ भी हो जाए ये कम नहीं होना चाहिए, तो आपके रूल्स ऑफ द गेम पहले से सही डिफाइन होंगे। आप उसको भी उतना महत्व देंगे, चाहे वो 10 लाख रुपए हो, चाहे वो कितना भी हो। जब आप उसको महत्व देंगे तो आप उसके रिस्क एनालिसिस अच्छे से करेंगे और फिर आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेंगे। प्लस हमने भी सीखा है कि जो काम आप खुद नहीं कर सकते हो उसको आप आउटसोर्स कर लीजिए। सो आउटसोर्स करने के लिए भी अब तो आप एआई के ज़माने में आ गए हो, सो दे कैन एक्चुअली स्कैन द the entire universe for you given the right prompt. So अगर आप एक सारथी को अच्छे से सेलेक्ट कर लेते हो तो वो आपको सिखा देंगे जी। ज़रूरी नहीं है, आप ज्ञानी हैं, मैं मानता हूँ आप कर सकते हैं जी। बट क्या ये आपका प्राइमरी लाइन ऑफ वर्क है? करेक्ट। प्लस एट द सेम टाइम अगर आप देखिए तो कॉस्ट लिबरलाइजेशन रेगुलेटर्स ने मैसिवली कर दिया, दे मेड द प्रोडक्ट सो अफोर्डेबल। जो आज हम 11-12-15% इंडेक्स लेवल रिटर्न्स की बात कर रहे हैं वो नेट ऑफ कॉस्ट है। सो अमन, अगर आपको एक फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट पे इतना पूरा सेटअप मिल रहा है where professionals are managing and helping you manage, choice is yours. Yet do it yourself is increasing, will continue to grow because that's the noise, I think. अच्छा, ये बताइएगा कि पहले तो स्क्रिप्ट बॉक्स की बात करते हैं। स्क्रिप्ट बॉक्स जो है ये भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज देते हैं, एडवाइजरी सर्विस देते हैं। हाउ डज इट वर्क? So script box is a wealth management company with a digital DNA, and we want to work with people who need our assistance or help. So basically we are wanting to liberalize the advisory part completely for the affluent families. We are driven by a purpose of helping 1 million families reach financial freedom. That's a stated purpose. So one of the basic ingredient of providing a trust-based advisory setup is bringing transparency and efficiency. So the digital framework helps us provide that to the आम आदमी के लिए उसको available कराना. So all the information is available transparently on our website, on our app. एक आम आदमी को जो इन्वेस्ट करना है दे विल बी गाइडेड थ्रू अ गाइडेड पाथ कि आप किस तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। आपका एसेट एलोकेशन, आपका रिस्क एपेटाइट मेजर करके हमारे मॉनिटर्ड एल्गोरिथम्स विल प्रोवाइड you the advisory framework and we will monitor it also. So invest, withdraw and evaluate are the 3 basic characteristics that we fulfill. And जहाँ पर थोड़ा सा sophistication बढ़ जाता है, as quantum of money increases, the level of sophistication also increases. वहाँ पर हम customization and personalization भी provide करते हैं। चलिए एसेट एलोकेशन की बात करते हैं। इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज पहले जब हम एसेट एलोकेशन की बात करते थे तो डेट एंड इक्विटी वेयर द ब्रॉड 2 कैटेगरीज, इसमें इन्वेस्ट करिए तो ठीक हो जाएगा। जब से गोल्ड भागने लगा और सिल्वर भाग गया तो अब है कि सिल्वर और गोल्ड में भी आपकी एलोकेशन ज़रूर होनी चाहिए। सो एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन अनसर्टन टाइम्स में। सो व्हाट
what is your view on asset allocation as such, और इस dynamic environment में आपका नज़रिया क्या होगा? हमारे हिसाब से एसेट एलोकेशन इज़ द डिसिप्लिन दैट वन शुड फॉलो. इट्स लाइक अगर आपको 20 किलो लूज़ करना है तो आपको सही डाइट, सही वर्कआउट और सही मेंटल फ्रेमवर्क चाहिए उसके लिए. एसेट एलोकेशन इज़ दैट सिंपल फ्रेमवर्क. इट प्रोवाइड्स द बेसिक कंस्ट्रक्ट ऑफ एसेट एलोकेशन इटसेल्फ इज़ कि हमें नहीं पता कौन सी एसेट क्लास अच्छा करने वाली है. And that is the reason why I'm diversifying. On the contrary, people use asset allocation as a tool to enhance their return, which is not not justified the actually. case actually. मैं कह रहा हूँ कि भाई हमें अगर मुझे पता है कि XYZ स्टॉक अच्छा करने वाला है, मेरे को सारे पैसे उसमें लगा देने चाहिए. तो मान रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि इक्विटी अच्छा करेगा या गोल्ड अच्छा करेगा या डेट अच्छा करेगा या रियल एस्टेट अच्छा करेगा, मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है. So in the financial markets, because we have access to commodities, debt, equity predominantly, हम इसी में asset allocation play करते हैं. And depending upon the risk appetite of the investor, a conservative investor will ideally would want a linearity in his return expectation, would want capital preservation, capital protection. Therefore, debt will play a much wider role compared to a slightly more aggressive investor who will have his time on his side, knowledge on his side, and will have a long-term, perspective and better risk-taking ability, where equity or commodity will play a much wider role, typically. So, asset allocation के लिए ये ज़रूरी है कि हम बहुत अच्छे से ये समझें कि जो एसेट क्लास है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. सो इक्विटी बाय नेचर इज़ अ पार्टिसिपेशन इन द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस एज वेल एज द लॉस ऑफ द बिजनेस. हम प्रॉफिट तो दिमाग में रखते हैं बट लॉस भूल जाते हैं. डेट ऑन द अदर हैंड ऑफर्स यू सर्टनिटी ऑफ रिटर्न्स, steady returns, but at the same time, limited returns. You can't really expect the returns to vary. And commodities move in a particular cycle. They are cyclical in nature. But over a long period of time, they've really, edged closer to equity kind of return. So, इन characteristics के मद्देनज़र हमारी क्या ज़रूरतें हैं उसको अगर हम मैच करा करके एसेट एलोकेशन डिज़ाइन करेंगे तो वी विल बी एबल टू रीच द डिज़ायर्ड आउटकम. पर आपके पास जो भी क्लाइंट्स आते हैं या जो भी आपके थ्रू इन्वेस्ट करते हैं उनमें मेजॉरिटी में क्या ट्रेंड दिखता है? इट्स मोर ऑफ एक्विटीज और व्हाट इज द ट्रेंड लाइक? नो, सो एट स्क्रिप्टबॉक्स we drive the business on our stated algorithm. So we are measuring and we are giving high level of customization at an individual level because we have the advantage of the digital framework. अच्छा, ये बताइए मार्केट्स के बारे में अगर आप बात करते हैं, हमने देखा कि एक अच्छा रनअप के बाद कंसोलिडेशन दैट वी आर सीइंग फ्रॉम लास्ट 14 to 15 months now and it's trading in a very tight range. FIIs are missing. अब थोड़ा आना शुरू हो चुके हैं फिर से, बट स्टिल DIIs are driving the markets. So markets को देखते हुए आपको क्या लगता है? What is your outlook on the equity markets as such? Rather than taking a specific view on a particular asset class, we are driven more or so from a asset allocation model. Okay. So typically we will say maintain your suggested asset allocation. Okay. Even in these scenarios, because good prices and good news never comes together. True. So therefore it's best to stay invested. You see, these are again noises. Yes, we can invest a lot of time debating about it, but eventually over a longer term time frame, these things will fizzle out. Characteristically, equity is one of the asset class which has the potential to beat inflation because you are investing into businesses. And hence,
and debt on the other hand on a post-tax basis will be difficult to beat even the inflationary kind of returns. So therefore, a right combination of the asset class is what is required, and intrinsically behavioral aspect से भी अगर हम देखेंगे तो जितना ज़्यादा हम इस पर डिबेट करेंगे ये आपके माइंड को भी सिग्नल देगा कि आप उस पर कुछ एक्शन लो, बिकॉज आपने व्यू फॉर्म करा तो आप उस व्यू के बेस पे कोई ना कोई एक्शन करोगे. तो जितना ज़्यादा हम इन डिस्कशंस को भी अवॉइड कर सकते हैं ऑन अ पर्सनल फाइनेंस बेसिस, विल बी मोर अलाइंड. Okay. Life will be good over a long period of time. So is stick what to we your believe. allocations, Stick right? to your allocation. Okay. And you'll reach your destination. But rebalancing की ज़रूरत नहीं है. If I am 50% into equity, then 10% into gold and silver, and rest in debt and REITs and different instruments, right? So but rebalancing तो मैम automatically हो गया ना. जैसे आपने अपने एग्जाम्पल में डिफाइन करा 50% समथिंग. Now the moment 50 becomes 55, you'll automatically rebalance. So आप rebalance कर लीजिए, साल में कर लीजिए, 6 महीने में कर लीजिए. Rebalancing is very different from view based adjustments. So so that's what it is. Rebalancing is, of course, it's part of the game. बट ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको लगे कि ओके इक्विटीज आर नॉट डूइंग वेल, लेट मी इंक्रीज माय एलोकेशन टू गोल्ड एंड सिल्वर. ओके दिस that's where the views come in, and that is what we are trying to avoid. ओके This is exactly, glad that you're bringing in, because यही है. जैसे ही आप सोचेंगे, मतलब आप देखिए कि पिछले 6-8 महीने में जो गोल्ड और सिल्वर ने किया या साल भर में, फोमो हो रहा है ना लोगों को कि नहीं. तो किसने सोचा था कि गोल्ड और सिल्वर ऐसा कुछ करेगा. इनफैक्ट 2 साल पहले तक तो हम बहुत ज़्यादा लोगों की एंग्स्ट सुनते थे कि यार कहाँ गोल्ड में लगवा दिया है तो कुछ नहीं दे रहा. एंड देयर वाज सो मच ऑफ मीडिया अराउंड इट आल्सो कि गोल्ड तो इज उसका तो कोई अंडरलाइंग भी नहीं है. कैसे वैल्यू करोगे, क्या है, इट्स अ डेड एसेट. And now views have changed. everybody wants to be in gold and silver. तो देखिए ना हम तब बोलते थे कि आप overtly invested हो, ना हम अब बोलते हैं. We still maintain, तभी भी हम यही बोलते थे कि भाई कमोडिटी में 5 से 10% का एलोकेशन आपका होना चाहिए. आज भी वही उसी पे टिके. एंड वी आर ट्रांसपेरेंटली पुट अप आवर स्कोर कार्ड ऑल्सो एवरी ईयर वी डू कि हमारी रिकमेंडेशन वर्सेस द अंडरलाइंग इंडेक्स क्या परफॉर्मेंस रही है, सो दैट वी कैन ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी. एंड आई थिंक वी हैव ऑल्सो आवर ओन राइट टू बी रॉन्ग, बिकॉज अगर हम हर बार सही हैं तो हम इंसान नहीं रहेंगे. तो या वी हैव आवर ओन सेट ऑफ सरप्राइजेस, बट स्टिल आई थिंक ओवरऑल स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड. एक बिहेवियरल मिस्टेक जो इन्वेस्टर करता है हमेशा. I think chasing return is something that has never changed. How do you change that? What we like, it's like going to the restaurant, ordering, looking at the right side of the menu कि किसका दाम ज़्यादा है या किसका दाम कम है, rather than focusing on कि आपको खाना क्या है. तो एज ओल्ड ये प्रॉब्लम रही है कि हम ये देखते हैं कि किस सिक्योरिटी ने या किस एसेट क्लास ने सबसे बढ़िया परफॉर्म किया और हम उसी को चेस करते हैं. जबकि हिस्ट्री हमें यही सिखाता है कि जो भाग्य है वो नीचे ही आएगा. उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो किसी लेवल पे जा कर के थमेगा. सो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द बिहेवियरल चैलेंज विच हैज़ ऑलवेज रिमेन, बिकॉज देयर इज सो मच लैक ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन तो भरपूर है. किस तरीके से एक्चुअली आप अपने सिक्योरिटीज को सेलेक्ट करें. देखिए देयर आर ओनली 2 डिफाइंड मेथोडोलॉजी. यू हैव टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस. दोज आर रियली theoretically like an encyclopedia in itself. It's a huge subject. अगर आप चाह रहे हैं कि आप वो गूगल ज्ञान से आप एक्सपर्ट बन जाएंगे तो ठीक है. आई मीन एक
कंफ्यूजिंग भी बहुत है. आई मीन यू आर राइट इन सेइंग दैट इट्स यू हैव टू फॉलो अ सेट डिसिप्लिन. और अगर आपका एडवाइज़र आपके साथ में हो तो वो डिसिप्लिन मेंटेन होता है. अगर वो नहीं हो तो आप भटक जाते हैं. आप भटक जाते हैं जब आप गूगल खोल के देखते हैं कि अच्छा इसने कहा कि गोल्ड भागेगा तो गोल्ड में लगा दो, इक्विटी भागेगी तो इक्विटी में भगा दो. लेकिन डिसीजन यस, एक तो आपका डिसिप्लिन कम्स विद अ गुड एडवाइज़र एंड योर एलोकेशन रिमेन्स, यू नो, रीबैलेंसिंग होती रहती है, बट देन यू स्टिक टू द एलोकेशंस दैट इज सजेस्टेड टू यू. अब जैसे कि हम कहते हैं म्यूचुअल फंड सही है, राइट? हम भी मानते हैं म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन कौन सा? 4000 फंड्स है टू चूज़ फ्रॉम. नो, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रियली पेन डाउन 10 टॉप फंड्स. आपके पास रैंकिंग वगैरह तो होगी, पर आप हिस्टोरिकल पे जाएंगे, फिर देखेंगे कि अच्छा एग्रीगेट रिटर्न तो इतना ही है. मतलब आई मीन योर डिसिप्लिन दैट यू दैट फाइनेंशियल एडवाइज़र ब्रिंग्स इन इज समथिंग. मैम, फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ साथ ना हमारे साथ एक बहुत बड़ा एडवांटेज कह लीजिए वो है कि हमारे पास फ्री के एडवाइज़र्स बहुत हैं, FKA. तो आप अगर इन जनरल भी नीचे चाय की टपरी पे भी आप अगर बात करेंगे तो आपको 4 आइडियाज़ वहाँ पे मिल जाएंगे आज की तारीख में. एंड एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिसाइफर द मेरिट ऑफ एन आइडिया, बिकॉज आपकी तबीयत ख़राब है, आपको फीवर हो रहा है, आप गूगल से भी पूछोगे तो पैरासीटामोल रिकमेंड करेगा. आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो शायद पहले आपके टेस्ट करवाएंगे और फिर वो देखेंगे और फिर बताएंगे कि हाँ पैरासीटामोल खा लो. हम इस बात पे महत्व दे रहे हैं कि डॉक्टर टेस्ट करा रहा है क्योंकि उसको कमीशन आ रहा होगा टेस्टिंग सेंटर से, ओके, ना कि इस बात पे कि भाई दे जस्ट वांट टू रूल आउट कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. सो अ प्रोफेशनल विल डू देयर वर्क एज अ प्रोफेशनल एंड देयरफॉर ये जो फ्री के एडवाइजर्स हैं दे आर थ्राइविंग ऑन दिस aspect of advisory itself, and that is where an investor has to take an informed decision. तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट ज़रूर लगेगा बट इतना डिफ़िकल्ट नहीं है. आज की तारीख में there are a lot of people like us who are doing excellent job in terms of helping people find their way into the financial journey. सचिन जी, लास्ट क्वेश्चन. एक नया निवेशक, एक यंगस्टर जो अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहता हो, उसे आप क्या सलाह देंगे? बिकॉज उसका प्लान तो यही है कि उसको करोड़पति बनना है और बहुत जल्द बनना है, 40 की उम्र पे रिटायर होना है. लुकिंग एट द ट्रेंड, इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा मेरी आज की जनरेशन को एडवाइस है कि डेट से बचो, कर्जे से बचो. सो अगर आपके पास पैसा नहीं हुआ तो फिर भी आप में जज्बा है, मेहनती हो, आपने पढ़ाई करी है, आप में टैलेंट है, आप कुछ ना कुछ कर लोगे. और आज के ज़माने में एवेन्यूज़ एक नहीं 1000 हैं, काम करने वाले के लिए काम की कमी नहीं है. बट अगर आप डेट के जंजाल में फंस गए, जो कि बहुत आसानी से हो रहा है, आज आपको कुछ भी ख़रीदना है, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करिए, EMI पे डाल दीजिए एंड यू कैन जस्ट, मतलब मंथ ऑन मंथ सेविंग्स तो छोड़िए, हम EMIs के ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. तो दैट्स अ वेरी risky trend that I personally see we are getting into very conveniently. So I would say उसको अवॉइड कर दो तो कम से कम बहुत ज़्यादा समस्या में नहीं आओगे. समस्या तो फिर भी होंगी, is what I would rather recommend. Now that you have raised this point, which is very important, I would want to know much more about it, क्योंकि हमारे समय पे पैसे की कदर हुआ करती थी. वी यूज्ड टू सेव, ये सोच के कि आगे काम आएगा. लेकिन आज की जनरेशन को सेविंग का कॉन्सेप्ट नहीं है. दे वांट टू स्पेंड. देयर आर ओनली फ्यू पीपल हु माइट बी जो उनको लगता है कि नहीं सेविंग भी कुछ होती है. पर आज तो है कि आपके पास पैसा आया तो कोविड ने सिखा दिया कि आगे की ज़िंदगी का कुछ पता नहीं, तो सब खत्म कर दो. See, I would say again every generation has their own characteristics.
today's generation is immensely blessed and they're very smart. If you just look at, usually the trend is that they want to know, because हमारे टाइम पर इंफॉर्मेशन खोजना अपने आप में एक चैलेंज था. आपको लाइब्रेरी जाना पड़ेगा, आपको न्यूज़पेपर से, मैगजीन्स से इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, और हम तो अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे कि 10 रुपए का इकोनॉमिक टाइम्स ख़रीदने में हमारे बैंड बज जाती थी. बट आज आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल और वो उसको यूज़ कर रहे हैं वेरी वेरी इफेक्टिवली. आई वुड से they have the decision making ability, where I think probably because मन चंचल है, तो you have so much of avenues to go by. I think directionally, you know, हम थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है. जैसे अगर इंडिया आज की तारीख में डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बना है, तो उसकी नींव 40 साल पहले रखी गई थी कि हमने देसी घी के बनी मिठाइयों को रिप्लेस कर दिया चिप्स, चॉकलेट और दूसरी चीज़ों से. आई मीन ऑफ कोर्स नथिंग अगेंस्ट देम, बट दैट इज़ द ट्रेंड एंड वीव गॉट टू द ट्रेंड. सिमिलरली आज की तारीख में वी हैव टू बी मेच्योर इनफ. आई थिंक वी ऑल्सो हैव टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू हेल्प आवर next gen guide their distance well. As parents, as elders, I think we have to play a very very important role that, you know, we set accountability. अगर उनके लेवल पे हम अकाउंटेबिलिटी सेट करेंगे तो इसको रोका जा सकता है. कई जगह पे देखा गया है, जो मतलब आप लोग तो मतलब यू कवरिंग these subjects, आप देखिए हमारे आसपास क्या हो रहा है. I mean the financial crime etc. The big you know I think reason behind it is lack of accountability at an household level. कि अगर तुमने पैसा कमा भी लिया तो कहाँ से आया भाई. हम अगर कल को घर में 5,000 रुपये भी लेके चले आते तो हमारे पिताजी बोलते पहले तो 2 थप्पड़ लगाते कि कहाँ से लाया भाई. You know, so that accountability has to set in, and as a society also we have to really encourage good behavior. सचिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए. थैंक यू सो मच. प्लेजर होस्टिंग यू सर. Thank you ma'am, it was lovely talking to you. Thank you.